एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का थर्ड यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब एग्रीगेट डिमांड हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? अगर हमने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब हमें अपना एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारी दो तरह की कंडीशन होती है, एक एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना, एक एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना। अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे तो भी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। फर्स्ट है इंक्रीज इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगी मीन्स हमारा जो लोन की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज किसको सेल कर रही है? पब्लिक को सेल कर रही है। अगर पब्लिक को सेल करे तो पब्लिक के पास क्या चले जाएंगी? सिक्योरिटीज। और पैसा किसके पास चले जाएगा? आरबीआई के पास। अगर आरबीआई के पास पैसा ही नहीं है तो फिर डिमांड वो एक्सपेंडिचर कहां से करेगी? इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कौन सी होती है? जो आरबीआई के पास कौन मेंटेन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। अगर ये रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो ज्यादा पैसा किसी के पास चल जाएगा? आरबीआई के पास। और कमर्शियल बैंक के पास लोगों को लोन देने के लिए पैसा क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। अगर मनी अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो डिमांड कहां से इंक्रीज हो जाएगी? तो हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। मतलब इनका कोई भी, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होगी, हमारे पास मनी सप्लाई होगी तब तो डिमांड इंक्रीज होगी, तब तो एक्सपेंडिचर ही होगा। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं अवेलेबल तो हम खर्चा कहां से करेंगे? नेक्स्ट है हमारे पास when aggregate demand is greater than aggregate supply। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो इसका मतलब जो हमारे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है? कम है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तभी तो डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड बाय। एग्रीगेट डिमांड के, अब एग्रीगेट डिमांड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सी होती है, एक हमारे पास होती है आई, दैट इज कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है प्रेजेंटली, या तो हमें कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। इनमें ना तो हम बैंक रेट इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज करते हैं, मतलब हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज। अब हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो हम इंक्रीज कर सकते हैं वे दो कंडीशन को रेक्टिफाई करने के करते हैं, या फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन को या फिर डिफ्लेशन की कंडीशन को। मतलब या तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन को कम करने के लिए या डेफिसिट डिमांड की कंडीशन को ठीक करने के लिए। और ये मेजर्स कौन उठाता है? हमारी एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट करती है। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन टेक इनटू अकाउंट करता है? आरबीआई। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? हमारा इज यूज किया है। मतलब इस टाइम पे हमें ये जो कंडीशन करते हैं बाद में बैलेंसिंग कंडीशन के टाइम आते हैं, जब हमारे इकोनॉमी बैलेंस में है कि इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन में, इनमें वो दो रोल अप्लाई आते हैं। लेकिन ये कौन सी है? स्टार्टिंग की कंडीशन, प्रेजेंट की कंडीशन, कि अगर अब हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर के पास बस दो ही मेथड्स होते हैं, एक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो सारे हमें दिए हुए हैं ये कौन से मेजर्स हैं? ये कौन उठाती है? हमारी आरबीआई। आरबीआई के अंदर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है एपीसी 0.8। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें कितनी गिवन है? 0.8 गिवन है। नेशनल इनकम कितनी गिवन है? 4000। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एपीएस, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमें पता है एपीसी प्लस एपीएस ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। अगर हमें एपीसी की वैल्यू 0.8 गिवन है तो इसका मतलब हमारे एपीएस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2। तो उसके बाद हमारे नेशनल एपीएस का फर्दर फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डेट इज सी एस अपॉन वाई। ये हमारी कितनी है? 0.2। हमारी इनकम हमें कितनी गिवन है? 4000 गिवन है। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेविंग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 800। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 50,000 to 60,000, consumption increases from 48,040 to 48,000, what will be APC? MPC। अब MPC का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब हमारी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो रही है? 48,000 और 40,000 का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 8,000 का। और इनकम दैट इज 60,000 और 50,000 का डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया? 10,000। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0. यहाँ पे 8,000, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0.8।
नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ एपीएस इज 0.2, नेशनल इनकम इज 4000, देन कंजम्पशन विल बी। जो हमने ऊपर क्वेश्चन में थ्योरम लगाई थी, सेम ये उसी थ्योरम से फार्मूला का अप्लाई होएगा, क्योंकि हमारी एपीएस प्लस एपीसी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर हमें एपीएस गिवन है 0.2 तो एपीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.8। डायरेक्ट शॉर्टकट से इसको इनकम के साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 4000 इंटू 0.8 तो हमारे क्या आ जाएगा 4 8 32, तो आंसर क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट है इफ एपीसी इज ग्रेटर देन एपीएस। हमारे पास ये भी एक थ्योरम होती है जो हमारी एपीसी, जैसे एपीसी प्लस एपीएस 1 के इक्वल होता है, वैसे एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल हो जाती है 1 के इक्वल हो जाती है। ये भी हमने थ्योरम प्रूफ की हुई है। उसके बाद देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 2, लेस देन 2 एंड इक्वल टू 5। अगर हम देखें, सपोज करो हम एमपीएस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 0.6 ले लेंगे, तो इस केस में अब एमपीएस और मल्टीप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एमपीसी इज ग्रेटर देन है तो मल्टीप्लायर भी होएगा ज्यादा ही होगा। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.6 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4, ऊपर जाके अगर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा 10, तो हमारा ये फॉर्म कितना आ जाएगा डेट इज 2.5, 4 2 is the 8, दैट इज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वो हम कब कब कितनी ज्यादा सपोज कर सकते हैं। अगर इक्वलाइजेशन लेनी हो तो दोनों की इक्वल वैल्यू कितनी थी 0.5, तो हम एपीएस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 0.4, तो इसका मतलब एपीसी की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज इफ एपीसी इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द मल्टीप्लायर। अगर एपीसी की वैल्यू 1 होती है तो फार्मूला हमारा क्या होता है मल्टीप्लायर का 1/1 माइनस एमपीसी, ये कितना गिवन है 1 1 माइनस 1 तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट है इफ कंजम्पशन फंक्शन इज 200.0.6 देन वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमी सेविंग। हमने क्या किया था, जब भी हमने थ्योरी की थी तो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन हमारा कितना आ रहा था इतना आ रहा था, जो कितना है 0.61। अब ये क्या होती है हमारी स्टार्टिंग वाली ये वाली कंडीशन है। हम जब हमारी इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ हमारी कंजम्पशन क्या होती है पॉजिटिव होती है, और क्योंकि हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर चाहिए कंज्यूम करने के लिए फ्रॉम द पास सेविंग। ये किसे करते हैं पास सेविंग से करते हैं। तो इसके कंपैरेटिव जो हमारी सेविंग कहाँ से शुरू होती है सेम अमाउंट है नेगेटिव से। तो सेविंग फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितनी हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव है उतनी ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव। ये क्या होता है एमपीसी, एमपीएस अगर एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस हमारा क्या आ जाएगा 0.5, क्योंकि थ्योरम एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो हमारे इसमें उन्होंने क्या पूछा ऑटोनोमस सेविंग माइनस सीवर हमारी कितनी है 200 माइनस, जितनी पॉजिटिव है उतनी किससे डिनोट हो जाएगी हमारी नेगेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इनकम इज जीरो। अभी हम करके हटते हैं, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारी कंजम्पशन क्या होती है पॉजिटिव होती है। व्हेन सी स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, जब हमारी कंजम्पशन फंक्शन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या अभी हम करके हटते हैं हमारी इनकम क्या है जीरो है, कंजम्पशन हमारी क्या है पॉजिटिव है, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, कहां से करते हैं फ्रॉम अवर पास सेविंग, तो हमारी पास सेविंग क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है सेम अमाउंट से। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे कंजम्पशन किसके इक्वल होती है इनकम के इक्वल, और सेविंग हमारी क्या होती है जीरो। जब कंजम्पशन इनकम के जीरो हो जाती है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसमें ना किसी प्रॉफिट में हो रहे हैं ना कोई लॉस में हो रहे हैं। प्रॉफिट मतलब ना ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही हम कोई पैसा सेव कर रहे हैं और ना ही हमारी कंजम्पशन नेगेटिव में जा रही है। मीन्स कंजम्पशन इनकम के इक्वल होगी तो सेविंग किसके इक्वल होगी हमारी जीरो के इक्वल होगी। व्हेन सेविंग इज इक्वल टू -100 प्लस 0.4 वाई देन मल्टीप्लायर हमने बताना है कि कितना है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें, अभी हम थोड़ी देर पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम करके हटे हैं कि ये जो हमारे ये हमने डेरिवेशन देखी है अपनी पूरी की पूरी डेरिवेशन देखी है कि ये किसको डिनोट करती है हमारी -c बार को, और ये किसको डिनोट करता है हमारा एमपीएस को। अगर हमारा कंजम्पशन फंक्शन है तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा एमपीसी, अगर ये हमारा सेविंग फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एमपीएस।
अब एमपीएस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.4। ये अभी हमने थ्योरम अप्लाई की है, एमपीसी और एमपीएस किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.4, तो एमपीएस की वैल्यू क्या इतनी आ जाएगी 0.6। 1 में से 0.4 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.6। अब फर्दर अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम इतना बड़ा फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो हमारे मल्टीप्लायर के दो फार्मूले होते हैं। एक क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, दूसरा क्या होता है 1/1 माइनस 1/एमपीएस। अब ये कितनी गिवन है 0.4, रेसिप्रोकल करके 10 ऊपर चला जाएगा तो हमारा फार्मूला मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा 2.5, इजीएस्ट वे से। उसके बाद है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है। एक कौन सी होती है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरी हमारी क्या होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कौन सी होती है कि चाहे हमारी इनकम जीरो है विच रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, जो हमारी सेम रहती है चाहे हमारी इनकम जितनी मर्जी हो बट इट रिमेन्स द कांस्टेंट, जिसको हमने एक बार लगाना ही लगाना है। इनको कौन करते हैं गवर्नमेंट करती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है विच इंक्रीजेज विद द राइज इन इनकम, जो इनकम के इंक्रीज उनके साथ इंक्रीज होती है। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो एमपीसी, एक होती है एमईआई। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितनी हमारी कंजम्पशन ज्यादा होगी उतनी हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और उतनी ही हमारी इनकम ज्यादा होगी। जब पर्सन की इनकम ज्यादा होगी उतनी उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। एमआरआई मीन्स मार्जिन रेट ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। हमारी जितनी ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स हमारे पास कौन सी है एमपीसी, एमईसी, एमपीएस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एमपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस। एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अब जब एमपीएस का फार्मूला क्या होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। हाँ, जब स्टार्टिंग में पर्सन की इनकम इंक्रीज होती रहती है तो वो ज्यादा पार्ट क्या करता है कंज्यूम करता है, लेकिन जैसे जैसे एक बार बंदे को स्टेबिलिटी मिलती जाती है तो वो अपनी इंक्रीज इनकम को सारे का सारा क्या करना शुरू कर देता है सेव करना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स इट कैन बी इक्वल टू 1, क्योंकि जब ये एक दोनों के इक्वल हो जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी 1 हो जाएगी। आफ्टर गेटिंग उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब पर्सन का सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, उसके बाद वो उसकी कंजम्पशन करने की इच्छा ही नहीं है, फिर जितनी इंक्रीमेंट उसकी इनकम का पार्ट होएगा वो सारे का सारा उसमें कंजम्पशन कोई भी नहीं करेगा। पिछली पास्ट कंजम्पशन विल रिमेन्स द स्टैग्नेंट, वो कंजम्पशन एक पार्ट पे जाके स्टैग्नेंट हो जाएंगे। फिर इनकम के इंक्रीज होने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होता है कि जब बंदा पूरी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है तो वो और कंजम्पशन करना नहीं चाहता है, उसकी इनकम चाहे इंक्रीज हो, जितनी मर्जी हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए लेकिन कंजम्पशन विल रिमेन्स द कांस्टेंट। तो सारी की सारी जो इंक्रीज इनकम है वो क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारी एमपीएस किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर के साथ रिलेटेड थे। ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पे कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।